हेलो, नमस्ते, नमस्कार बच्चों। मोस्ट वेलकम इन विद्यापीठ। आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि एक हमारा नया टॉपिक चल रहा है, गमन और संचलन। इस टॉपिक के अंदर दो बड़ी चीजें कह सकते हैं, दो पार्ट ही है, एक तरह से अलग अलग लेसन है। एक तो है स्केलेटल सिस्टम और एक है मसल्स वाला कंकाल, और दूसरा क्या बेटा, पेशी तंत्र। दो तंत्र इसमें शामिल एक ही चैप्टर में है। और जो पहला हम पोर्शन पढ़ रहे हैं वो है कंकाल के बारे में। कंकाल के अंदर भी अगर मैं कहूँ दो चीजें ही हैं। एक तो आपको कंकाल तंत्र का अकाउंट्स पता होना चाहिए, कितनी कहाँ कहाँ अस्थियां हैं। और दूसरा बच्चों, पेशियों की संरचना कैसी होती है और पेशियों की क्रियाविधि कैसी रहेगी, है ना। आज बच्चे कम कैसे, कल टेस्ट थोड़ी है, कल क्या है, एग्जाम है कल, किसका है? अच्छा, बीएससी वाला। अरे यार, उसकी क्लास रख लेते हैं। सबने भरा है क्या? अक्षीय कंकाल की हम बात करेंगे। और उसके बाद अनुबंधी कंकाल तंत्र की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो भाई, अक्षीय कंकाल तंत्र की हम चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद अनुबंधी रहेगा। देखो बच्चों, जो अक्षय कंकाल तंत्र चल रहा है उसका अकाउंट हम बना चुके हैं। और उसके अंदर एक बार मुझे आप थोड़ी सी बता दीजिए फटाफट। सबसे पहला पोर्शन जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, कपाल। कल की बात करेंगे। इस कल के अंदर कपाल अस्थियां होती टोटल 8। कितनी होती है? 8। ठीक है ना। तो पहली शुरुआत हम इससे कर रहे हैं, खोपड़ी से, यानी स्कल से करें। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। और एनसीईआरटी के इस डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, ये फ्रंटल वाला जो आगे का पोर्शन है बच्चों, ये क्या कहलाता है? फ्रंटल कहलाता है। जो माथे का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ये हम कह सकते हैं जो नेत्र कोटर है उसकी छत बनाने का काम भी कौन कर रहा है? ये देखिए, ये पूरा फ्रंटल वाला पोर्शन है। और ये जो मेरे नेत्र कोटर है जिसमें नेत्र है उसका छत भी कौन बना रहा है? फ्रंटल। कौन बना रहा है? तो आप देख सकते हैं ये नेत्र कोटर की छत भी बना रहा है और आगे का माथे का निर्माण भी फ्रंटल बोन करती है। कोई दिक्कत? और संख्या में मुझे बताओ कितनी होगी? 1 होगी। इसके ऊपर की तरफ देखिए, ये जो मेरे पार्श्व भाग है पैराइटल, क्या है बेटा? वास्तव में ये ऊपर के पार्श्व भाग बनाते हैं और संख्या में कितने होते हैं? 2। ये मेरे ऊपर के पार्श्व भाग जो है ये पैराइटल बनाते हैं। इसको कहते हैं पैराइटल अस्थि। एक इधर और एक इधर होगी। कह सकता हूं मैं कपाल की छत बनाने का काम ये पैराइटल करता है। सही बात है। इसके नीचे की तरफ हम कह सकते हैं निचले पार्श्व हिस्से, जहां कर्ण अस्थियां शामिल है, कान वाला भाग शामिल है, तो ये टेम्पोरल कहलाता है। क्या कहला रहा है? तो निचले पार्श्व भाग जो बनाने का काम है वो टेम्पोरल करेगा। और टेम्पोरल के अंदर भी अस्थियों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब एक चीज यहां आप देख सकते हैं, ठीक सबसे पीछे ऑक्सीपिटल है। क्या है? ये जो पीछे वाला पोर्शन दिख रहा है ये ऑक्सीपिटल कहलाता है। और इस ऑक्सीपिटल के नीचे की तरफ हम बात करते हैं, 2 उभार होते हैं। क्या होते हैं? जिन्हें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे अंदर ये 2 उभार होंगे। अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि इस तरह से मान के चलिए, ये ऑक्सीपिटल है पूरा,
यहाँ एक हॉल होता है जिसे फोरामन मैग्नम कहा जाता है, फोरामन, और यहीं से मेरुरज्जु निकलती है। क्या निकलती है? क्योंकि यहाँ पर बच्चों कशेरुकाएं होगी। क्या होगी? इन कशेरुकाओं से होकर ये मेरुरज्जु आगे नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ दो उभार है, इसलिए इस चीज को हम डाइकोंडाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आप पक्षियों की बात करें, आप सरीसृप की बात करें, रेप्टाइल्स की, उसमें केवल एक कॉन्डाइल होती है। क्या होती है? केवल एक उभार होता है। अब मुझे बताओ, यानी एक उभार होगा, एक ही हॉल होगा, उसमें से ये सिस्टम रहेगा। तो जिस जीव के अंदर केवल एक उभार होता है, एक कॉन्डाइल होता है, उसकी गर्दन पूरी की पूरी घूमेगी। उल्लू देखा? इतना 360 डिग्री घुमा सकता है। जो मोनोकॉन्डालिक होते हैं वो अपनी 360 डिग्री गर्दन को पूरा रोटेट कर सकते हैं। हम हमारी बात करते हैं मैमल्स की, तो आप देखिए अपनी गर्दन को आप घुमाने का कोशिश, ज्यादा मत घुमाना, ये देखिए सीधा खड़ा रहना है। मेरे हिसाब से मैं 180 डिग्री तक ही रोटेट कर पा रहा हूं, आप भी इतना ही कर पा रहे हैं, हम मैमल्स ही है। तो डाइकोंडाइल के जो भी जीव होते हैं वो केवल 180 डिग्री तक रोटेशन कर पाएंगे। और जिसमें एक कॉन्डाइल होगा, यानी पक्षी, कबूतर को देखा, नॉर्मल तो देखा ही होगा, देखिए कितनी गर्दन को पूरा टिल्ट कर लेता है, 360 डिग्री एंगल घुमा सकते हैं। एंड जिसमें कॉन्डाइल होती है, मोनोकॉन्डालिक होता है, वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री रोटेट कर, यही कॉन्सेप्ट होता है मोनोकॉन्डाइल और डाइकोंडाइल। यानी हम अपनी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल को कितना रोटेट कर सकते हैं, वो मोनोकॉन्डाइल या डाइकोंडाइल तय करेगा। हमारे अंदर डाइकोंडाइल्स होता है तो हम केवल 180 डिग्री रोटेट कर पाएंगे। सही बात है। चलिए, उसके बाद अगर कॉन्डाइल का आप देखना चाहते हैं पोर्शन, तो मैंने एक डायग्रामेटिक व्यूज तो लिया था। ये देखो, पीछे वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन है। ये डायग्राम ज्यादा क्लियर करते हैं। भाषा में तो मैं कहूंगा ऐसा ऐसा होता है, तुम कहोगे हाँ ठीक है। अब देखिए नीचे वाला पोर्शन, ये ऑक्सीपिटल है पूरा। क्या ये मेरी खोपड़ी को मैंने ऐसे करके आपको बता रहा हूं पूरा। ये पूरा हॉल दिख रहा मुझे, दिख रहा आपको? इस हॉल को कहते हैं फोरामन, और इस हॉल के पास मुझे ये दो उभार दिख रहे हैं। दिख रहे हैं आपको? कितने उभार है ये? इसलिए इस चीज को कहते हैं डाई। और यहां से कौन निकलेगी? मेरुरज्जु। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस पूरे ऑक्सीपिटल का मैं हिस्सा ऐसे करके आपको बता रहा हूं। जहां एक हॉल दिखाई दे रहा, इसे कहते हैं फोरामन मैग्नम। फोरामन मैग्नम, यहीं से मेरुरज्जु निकलती। इसके दोनों और दो उभार नजर आ रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ये? इन दोनों उभारों को कहते हैं डाइकोंडाइल। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलिए, अगला जो पोर्शन बच्चों हम बात करेंगे, यहाँ पे आगे कुछ और बोन्स दे रखी है। अब वो इस बोन में एक और गजब की चीज है, स्फीनॉइड। क्या बेटा? कहते हैं जो स्फीनॉइड वाली बोन्स होती है, वो ऐसा एक देश समझ लीजिए जो काफी ज्यादा देशों से घिरा हुआ है, बहुत सारे कंट्रीज इससे घिरे हुए, ऐसा नक्शा देख सकते हैं आप। स्फीनॉइड के ऊपर की तरफ कौन है? फ्रंटल। यहाँ छोटा सा एरिया कौन है? पैराइटल। यहाँ एरिया कौन है? टेम्पोरल। अरे तेरे की। और यहाँ नीचे कौन है? इथोमॉइड। इस तरह से ये जो स्फीनॉइड है काफी ज्यादा अस्थियों से घिरी होती है, इसलिए इसे की स्टोन बोन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? वो कौन सी अस्थि है जो ज्यादा बोन से घिरी है, जिसे की स्टोन कहा जाता है? स्फीनॉइड। ये तितली जैसी होती है। कैसी होती है बेटा? ये तितली जैसी बोन दिखाई देगी आपको, बड़ी खूबसूरत लगती है। एग्जीबिशन हुई थी एक बार मेडिकल कॉलेज में, जब इसको दिखाया गया था। ओ ओ, ये जी तो थी, कहाँ गई? आई नहीं। चलो फिर इंतजार करो कल के लिए। लगाई नहीं। ठीक है, तितली जैसी दिखेगी बेटा। कैसी दिखेगी? तितली जैसी दिखेगी। हम डायरेक्ट गूगल बाबा चलता है डायरेक्ट।
डायरेक्ट नहीं खुलता है ना, इमेज ही खुल रही है। चलो चलो कोई बात नहीं। क्या भाई है, ये भी मजे लेते हैं हमारे। ये जो है ना, ये वाला बेटा जो हम बात करते हैं इमेज ही है, बट ये एक्चुअली में ओपन नहीं हो रहा है। एनाटॉमी खुल रहा सीधा यहाँ पे। बस देख लो, डायरेक्ट देख लो। अब बताओ कैसे लग रहा है शेप, कैसा लग रहा है इसका? बटरफ्लाई जैसा शेप लग रहा है इसका। क्या है? बटरफ्लाई। बड़ी खूबसूरत दिखती है, तो कलरफुल इसलिए अच्छी दिख रही है। यानी स्फीनॉइड कैसी दिखती है? बटरफ्लाई जैसी दिख रही है। ये स्फीनॉइड है, ठीक है। और इसके अंदर जो सेला टर्शिका होता है, उसके अंदर जो हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि होती है ना, एक फैसिट्स होता है, गड्ढा होता है। उसके अंदर जो हम बात करते हैं कौन होती है बेटा? दिख नहीं रहा, पीछे की साइड में होगा, उसमें पीयूष ग्रंथि रहती है। कौन रहती है बेटा? पीयूष ग्रंथि रहती है। तो ये स्फीनॉइड है, अंदर की तरफ होगी, दिखेगी नहीं, तितली जैसी होगी, दिख गया। और इसके ठीक नीचे देखिए इथमॉइड बॉन है। इथमॉइड बॉन ये नेत्र कोटर के पास है, ये वाला हिस्सा है। और स्फीनॉइड की संख्या कितनी होती है? एक। और इथमॉइड की भी कितनी होगी? एक होगी। तो अब मुझे बताओ टोटल। इथमॉइड एक, स्फीनॉइड एक, फ्रंटल एक, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल दो, पैराइटल दो, टोटल 8 बॉन्ड। कितनी बेटा? ये सब 8 बॉन्ड मिलकर कपाल अस्थियों का क्या करती है? निर्माण करती है। इसके अलावा बच्चों जो अगर मैं बात करता हूं, ये फेशियल बॉन है। टोटल 14 बॉन जो होती है चेहरे की अस्थियां होती है। क्या होती है? 14 फेशियल बॉन्स की मैं बात कर सकता हूं। अब देखिए यहां नाक से शुरू कर लेते हैं। नाक के अंदर ये देखिए, ये वाला जो बॉन दिख रहा है, आप हाथ लगा के चेक कर लिए, ये वाली, ये नेजल बॉन कहलाती है। एक इधर है और एक इधर है। कितनी हो गई बेटा? 2। इस नेजल के अंदर ये नेजल कॉन्का, जिसे टर्बाइनल बॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टर्बाइनल बॉन कहते हैं, जो उभारों वाली होती है। श्वसन तंत्र पढ़ा आपने? श्वसन तंत्र के अंदर जो उभार होते हैं, जिन पर स्निडेरियन झिल्ली पाई जाती है, जो जुकाम के समय स्वेलिंग आ जाती है इसके अंदर, स्निडेरियन उपकला, ग्राण उपकला जिसे कहते हैं, उस टर्बाइनल के ऊपर ही रहती है, कॉन्का के ऊपर। तो ये जो बॉन्स के उभार होते हैं अंदर की तरफ होंगे, वो भी 2 होंगे, इसे कहते हैं टर्बाइनल बॉन। क्या कहते हैं? आप देख रहे हैं इसके अंदर ये वाले। उसके बाद देखिए बच्चों, इसके अंदर ये और अंदर की डीप में जाते हैं, वॉर्मर। एक चपटी पट्टी है नीचे की तरफ होती, दिखेगी नहीं, ये दिख रही है ब्लू कलर की, वॉर्मर। क्या है? तो देखिए नेजल बॉन कहाँ है? नाक में। टर्बाइनल कहाँ है? नाक में। वॉर्मर कहाँ है? नाक में। ये तीनों चीजें बॉन नाक में पाई जाएगी। तालु, कठोर और सॉफ्ट, 2 होते हैं, पाचन तंत्र में पढ़ोगे। तो ये पहले वाले जो तालु ऊपर वाले वो कठोर है, और जो यूला के पास है, घंटी के पास, ठीक है ना, वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है? तो ये ऊपर वाले जो तालु है, कठोर तालु, वो पैलेटाइन अस्थियों से बना होता है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद बच्चों आप यहाँ हाथ लगाओ अपने, देखो ये गाल के, ये देखो बॉन, ये दिखाई दे रही, यहाँ कोई नहीं है, खाली है। ये देखो हाथ लगाओ, ये वाला, ये हिस्सा कठोर लग रहा है आपको? ये है चिक बॉन, जाइगोमेटिक। गाल 2 है, तो ये भी कितनी होगी? 2 होगी। तो ये जाइगोमेटिक बॉन कहलाती है। आया बेटा? उसके बाद देखिए ये जो मेरे मसूड़े दिख रहे हैं, ये वाले, ये ऊपर के 2 दांत है। कहते हैं हमारे दांत जो है अस्थियों के गर्त में धसे होते हैं, थीकोडोंट गर्त दंती कहलाते हैं। वास्तव में ऊपर के दांत ऊपरी जबड़े में धसे होते हैं, और ऊपरी जबड़े के अंदर जो हम बात करते हैं जो अस्थि है, वो कौन सी है? मैक्सिला। क्या है? इसलिए जो दाढ़ होती है, जब बहुत दर्द करती है, तो डॉक्टर कहते हैं यार ये बॉन के अंदर सॉकेट में धसी है, बड़ा मुश्किल होगा, दर्द भी गजब का होगा, निकालना बड़ा मुश्किल होता है। होता है कि नहीं होता? दाढ़ें जो होती है ठेठ अंदर तक धसी रहती है, मजबूत होती है, क्योंकि ये मैक्सिला में फिट हो जाते हैं। क्या होता है? तो ऊपर के सारे दांत होते हैं, किस में फिट होंगे? मैक्सिला में। नीचे की हम बात करते हैं मैंडिबल। आप देख रहे हैं मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया, पर मैंडिबल को एक ही रखा है, वास्तव में सिंगल है। और आप देखिए सिंगल जो है वो मूवमेंट कर सकती है। क्या कर सकती है? मूवमेंट कर सकती है, घूम सकती है। इस पूरे हम कह सकते हैं कपाल के अंदर ऊपर वाले हिस्से में एकमात्र एक अस्थि है जो घूम सकती है, कहते हैं कर्ण अस्थियां, नंबर 1। नंबर 2 मैंडिबल। 2 ही ऐसे प्रकार है जो गतिशील होते हैं, बाकी कोई हिस्सा ऊपर के अंदर गतिशील नहीं होता है। और पूरे अक्षीय तंत्र की सबसे मजबूत अस्थि मैंडिबल होती है। पूरे अक्षीय तंत्र की 80 अस्थियों में से
सबसे मजबूत अस्थि मैंडिबल होगी। और ऊपर के हिस्से में कौन है जो दो गतिशील हो सकती? केवल मैंडिबल और कर्ण अस्थियां, बाकी कोई गतिशील नहीं होता है। आ गया? और ये मैंडिबल देखिए मेरे यहां पर आगे की तरफ, ध्यान रखना, पोर्शन बैक ले रहा हूं, मैक्सिला गया, कौन है ये? अब ये मैंडिबल जो है आपको मुझे बताना है किसके साथ जुड़ा हुआ है? टेम्पोरल के साथ। किसके साथ जुड़ा है? और जब हमारा मैंडिबल हमारी इस कपाल अस्थियों के साथ जुड़ा होता है तो इस जबड़े की संधि को क्रेनियो स्टाइल कहा जाता है, जो हमारा विशेष लक्षण माना जाएगा। तो मैमल्स जो होते हैं उनके जो जबड़े होते हैं वो क्रेनियो स्टाइल कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? कि हमारी मैंडिबल हमारी कपाल की टेम्पोरल के साथ जुड़कर जो संधि बनाएगी उसे क्रेनियो स्टाइल कहा जाएगा। क्रेनियो मतलब कपाल, स्टाइल यानी इसके साथ जुड़कर जो जबड़े की संधि उसे क्या कहते हैं? क्रेनियो स्टाइल। आ गया समझ में? ये छोटी छोटी बातें। फिर देखिए नीचे एक और अस्थि मुझे नजर आ रही है, यू आकार की। कैसी है बेटा? ये हायोइड बोन है। मेरी जो बक्कल कैविटी है, मेरी मुख गुहा या जीभ के नीचे आधार पर एक अस्थि होती है, और ये एक ऐसी अस्थि जो किसी अस्थि से जुड़ी हुई नहीं है। क्वेश्चन आएगा, यू आकार की अस्थि जो किसी अन्य अस्थि से नहीं जुड़ी होती है क्या कहलाती है? हायोइड बोन। कहां होगी? मुख गुहा के आधार पर, जीभ के आधार पर। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें पोर्शन मैंने बताए हैं आपको। ये आप देख सकते हैं चेहरे की अस्थियां। क्या बेटा? चेहरे की अस्थियां है। तो दिक्कत बेटा आ गया? चलिए तो अब कुछ लिख लें अपन। चलिए, कोई दिक्कत इन सब में? कोई दिक्कत नहीं है ना? इजी है। चलिए, डायग्राम तो यार तुम बनाना भाई इतना जरूरी भी नहीं है, जो पोर्शन है वो आपको पता होना चाहिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया कुछ? बस ये डायग्रामेटिक व्यू ही है, बाकी मैं बोली लिख लूँ तो बस मानना पड़ता है। डायग्राम से थोड़ा ज्यादा क्लियर कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है इन अस्थियों का। आ जाओ भाई। स्कल, खोपड़ी। कितनी अस्थियां बेटा खोपड़ी के अंदर हम बात करते हैं? 29। पहला ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अब इस खोपड़ी को हम बांट रहे हैं, जो पहला पोर्शन हम पढ़ेंगे खोपड़ी के अंदर वो है क्रेनियल बोन्स। अंग्रेजी शब्द थोड़े याद रखिएगा इसमें, क्रेनियल बोन्स, क्योंकि टेक्निकल चैप्टर ये। कपाल अस्थियां। क्या बेटा? कपाल अस्थियां। कितनी होती कपाल अस्थियां बेटा? 8 होगी। चलो बताओ एक एक करके मुझे जवाब दो। पहला, क्रेनियल बोन्स जो है ब्रेन का, ब्रेन बॉक्स बनाती, यही बनाती है, ब्रेन बॉक्स बनाने का काम करती है। ये क्रेनियल बोन आगे अब पढ़ेंगे क्या बनाती है बेटा? ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स बनाती है, इसमें कौन रहता है? मस्तिष्क रहता है। बच्चों इनका मेन काम होता है ब्रेन बॉक्स बनाना। क्वेश्चन आ जाए मस्तिष्क किस में सुरक्षित रहता है? ब्रेन बॉक्स में। इसे बनाती कौन है? कितनी अस्थियां? 8। फ्रंटल, संख्या भी याद रखिएगा बेटा, ब्रैकेट में संख्या लिखता रहूंगा। कितनी बेटा? 1। क्या बनाएगी? माथा, फॉरहेड और नेत्र कोटर की छत। उसके बाद बच्चों पैराइटल। ये हिंदी इंग्लिश में नाम ऐसे ही रहेंगे ना बेटा? इंग्लिश लिख दूं मैं ताकि याद रहे, एफ से, पी से, ऐसे। कपाल की छत बनाती है, ऊपरी पार्श्व भाग कह सकता हूं। बोलो टेम्पोरल क्या करती है बच्चों? कितनी होगी ये भी? 2 होगी। निचला पार्श्व भाग बनाए।
इन्हीं के अंदर कौन रहती है? कर्ण अस्थियां, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण इसी में रहता है बेटा। बात कर सकते हैं इसमें, मध्य व अंतःकर्ण यही इनके अंदर ही रहता है, अंतःकर्ण। इसी में उपस्थित रहता है, टेम्पोरल के नीचे। इथमॉइड छोटा वाला ले लेते हैं, सिंगल नेत्र कोटर। नेत्र कोटर में उपस्थित होते हैं। हाँ जी, वो आगे लिख लेंगे ना, अभी जगह नहीं आ रही इसमें, पीछे लिख लेंगे, ठीक है। लाइनें बड़ी है थोड़ी, इसलिए मैं सोचा पीछे लिख लेते, ठीक है। डायरेक्ट अकाउंट्स आता है नीट में, केवल मैच द कॉलम बनाते हैं, उनके बोन्स के अकाउंट भी आते हैं, कितनी संख्या होती है। अधिकतर अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि वो संख्या पर ही सवाल पूछा गया है, ठीक है। जैसे क्रेनियल बोन की संख्या 8, फ्रंटल कितना होगा, पैराटल कितना होगा, स्फीनॉइड कितना होगा, बस ये चीज हम जस्ट एक आइडिया लिख रहे हैं कि इनकी स्थिति क्या क्या हो सकती है। ज्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, जो जैसा सिस्टम अभी तक आया सवाल का उसको लेकर चलना। डायग्राम केवल समझाने के लिए आपको, बस इतना डायग्रामेटिक व्यू में भी नहीं देखना, इतना नहीं आता है कोई लेबलिंग वाले ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। इतना नहीं आएगा, आएगा जैसे कि जो एनसीईआरटी के पिक्चर है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। मेन मेन की पॉइंट्स ही पूछेंगे, फ्रंटल पोजीशन कहाँ है, पैरेटल कहाँ है, बस। क्योंकि सीबीएसई अगर पेपर बनाती है तो सीबीएसई लेबलिंग पर काफ़ी ज़्यादा जोर देती है, क्योंकि पहली पेपर 2000 नीट 13 से पहले सीबीएसई ही करवाती थी, और उसके क्वेश्चन बड़े प्यारे होते थे, लेबलिंग वगैरह वगैरह सारा चीज़ें, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का पेपर ही आता है, बड़ा पेपर अच्छा बनाता है, एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी बनाते हैं, और एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता उनका कुछ, ठीक है। बोलो भाई, फटाफट लिख लीजिए बच्चों। गिर गया रुमाल नीचे, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथमॉइड के बाद बच्चों जो हम बात करते हैं, ई स्फीनॉइड। कैसी होगी बेटा स्फीनॉइड, कैसी दिखती है? तितली जैसी। कितनी संख्या में बताओ? एक होगी। इसे बच्चों हम क्या कहते हैं? कीस्टोन बोन। क्या कहते हैं? ये सब टेक्निकल वर्ड आएंगे, कीस्टोन बोन कहते हैं। क्यों कहते हैं कीस्टोन, मुझे बताओ। ये कई अस्थियों से घिरी होती है, कई अस्थियों से घिरी होती है, इसलिए इसे कीस्टोन हमने कहा है। कई बार रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं कि इसे कीस्टोन क्यों कहा जाता है, कि कई अस्थियों से घिरी होती है, इसलिए इसे कीस्टोन कहा जाएगा। दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये तितली जैसी लिखती है, बटरफ्लाई। तितली जैसी दिखेगी, बटरफ्लाई जैसी दिखेगी, तितली जैसी। एसएन मेडिकल कॉलेज के कुछ स्वर्णिम था एक कार्यक्रम, उसमें ये एग्जीबिशन लगी थी, उसमें अच्छा बताया गया था सब बॉन्स के बारे में, है ना। और एकदम बटरफ्लाई जैसी लगती है। और इसके अंदर बच्चों एक गर्त होता है, सेला टर्शिका, सेला टर्शिका फैसिड्स गर्त में पीयूष ग्रंथि रहती है। इसके क्वेश्चन आ सकता है, पीयूष ग्रंथि, चाहे हार्मोन वाले में ले लो। जब आप पीयूष ग्रंथि पढ़ोगे तो हम यही कहेंगे पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सेला टर्शिका में। सेला टर्शिका किसका? स्फीनॉइड। तो ये एक अच्छी चीज है। उसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट बोन बची आपकी टीईएफ, ऑक्सीपिटल। इसकी संख्या भी बच्चों हम बात करते सिंगल है, और ऑक्सीपिटल जो होता है सबसे बैक साइड के अंदर, पश्च भाग में, पश्च भाग में स्थित। ये ऑक्सीपिटल जो होता है वो क्या बनाता है? डाइकॉन्डाइल। क्या बनाता है? डाइकॉन्डाइल। खोपड़ी का बात करते हैं, दो उभार उपस्थित, इसे कहते हैं डाई
कॉन्डाइलिक स्कल। द्विकंद है ना, द्विस्कंद या द्विकंद की हम कैसे, दो कंद होते हैं। हिंदी मेरे हिसाब से अंग्रेजी शब्द सबसे बेटर मानता हूं मैं, डाइकॉन्डाइस्कल या खोपड़ी। खोपड़ी कैसी होगी बेटा, डाइकॉन्डाइलिक। ध्यान रखना हमारी खोपड़ी कैसी है, डाइकॉन्डाइलिक। दो उभार होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, दो उभार होते हैं, तो इसे कहते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं, है ना। बेनिफिट तो क्या होता है कि ये एक्चुअली में हमारी नीचे एटलस एक्सिस को सपोर्ट अच्छा देगी, और अपना जनरली होता है कि ये डायरेक्शन ही बेटर होता है। हमारी आईज भी है ना ज़्यादा फोकस नहीं, 135 डिग्री एंगल ही देख पाती है ना। ताऊ वगैरह होता है तो उनमें अलग सिस्टम होता है, तो कुदरत ने उस हिसाब से सेट किया है। क्योंकि आगे जब जॉइंट पढ़ेंगे अपन तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आता है। एटलस ऑक्सीपिटल के साथ होता है, एटलेटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाएगा, ठीक है। टेम्पोरल ऑक्सीपिटल के साथ जॉइंट बनाएगा तो इससे जबड़ा इस तरह से मजबूत हो पाएगा। सब उसी तरह से इसलिए डाइकोंडाइल होता है, दोनों आराम से फिट हो सके। हाँ, और मजबूत होती है। मोनोकोंडाइल कबूतर की गर्दन मोड़ना आसान है इंसान की गर्दन की तुलना में। गर्दन मोड़ना आसान है कि नहीं है, उसको छोटी होती है क्योंकि एक कॉन्डाइल होती है, तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि उनको अपने शिकारियों से बचना है। कुदरत ने कहा ये प्रीडेटर से कैसे बचेंगे, परभक्षियों से कैसे बचेंगे, उनकी गर्दन ऐसी लचीली होनी चाहिए, रोटेट करनी चाहिए, तो उनमें मोनोकोंडाइलिक होता है। हम थोड़े ज्यादा सुरक्षित है तो हमारी जो और ज्यादा मजबूत भी होनी चाहिए, राइट, तो इसे डाइकोंडाइलिक मानी जाती है। तो ध्यान रखना उभयचर और स्तनधारी दोनों की कैसी होती है, डाइकोंडाइल। ये एनिमल किंगडम के अंदर भी पढ़ा जाता है। मोनोकोंडाइल खोपड़ी किसकी होती है, डाइकोंडाइल खोपड़ी किसकी होती है। आगे बढ़ा, फर्स्ट भाग में होगा, दो बार होंगे तो इसलिए क्या कहते हैं, डाइकोंडाइलिक स्कल खोपड़ी कहा जाएगा। किस किस में होगी बेटा बताओ, ये दो एग्जांपल याद रखना, मैमल और उभयचर, एम्फीबियंस। उभयचर के अंदर होता है और मैमल। पक्षियों में कैसी होगी बेटा, मोनोकोंडाइलिक। कैसी होगी, मोनोकोंडाइलिक होती है, ध्यान रखिएगा। उभयचर और मैमल्स के अंदर डाइकोंडाइलिक स्कल पाई जाती है, सही बात है। और इसका रोटेशन कितना होगा, 180 डिग्री। और मोनोकोंडाइल में कितना होगा, हो गया। चलिए अब इस चीज को हम और एक डायग्रामेटिक व्यू से और आपको बता देते हैं, इस तरह का पोर्शन। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक फोरामन मैग्नम होता है, ये पूरा ऑक्सीपिटल है, ये पूरा ऑक्सीपिटल है बच्चों। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये दोनों क्या हो गए, डाइकोंडाइल। क्या हो गए बेटा, डाइकोंडाइल्स कहलाते हैं, द्विस्कंद। और जो लगभग 180 डिग्री क्या करेंगे, घूर्णन करेंगे, रोटेशन कर सकते हैं, याद रखिएगा। और यहां बच्चों इस हॉल को हम क्या कहते हैं, फोरामन मैग्नम। क्या बोलते हैं, फोरामन मैग्नम। ये छिद्र होता है, क्या होता है बेटा, फोरामन मैग्नम छिद्र होता है। इस फोरामन मैग्नम छिद्र से बच्चों हम बात करते हैं, कौन निकलती है, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो कंध होते हैं, स्कंद होते हैं, बीच में छिद्र का नाम फोरामन मैग्नम है, जहां से मेरुरज्जु निकलेगी, जो वर्टिबल कॉलम कशेरुक दंड के अंदर होती है, सुरक्षित होती है, बेस बन रहा है आपका इसमें। ये इसका लॉजिक है, इसका फायदा है। और ये दोनों कंद इसकी सुरक्षा का काम कर रहे हैं, इसलिए द्विस्कंदीय होते हैं। बिल्कुल ये अंदर जो चल रहा है, ठीक है। खत्म करें इसको, चलिए। तो 8 ही हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं फेशियल बोन, कितनी बड़ा, 14। तो कपाल अस्थियां कितनी होती है, 8। चेहरे की अस्थियां 14, 14। कौन कौन सी है एक बार लिख दें फटाफट, नाम नाम। ये समझ में आया, दो कंध है इसलिए क्या बोला, डाइकोंडाइल। बीच में हॉल का नाम क्या है, फोरामन मैग्नम। क्या निकल रही है यहां से, मेरुरज्जु।
ये जस्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे होता है। आपने पढ़ा श्वसन के अंदर लय केंद्र, लय केंद्र कहाँ होता है? आरआरसी के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इस मेडुला ऑब्लोंगेटा की हम बात करें, ठीक नीचे फोरामन मैग्नम पाया जाता है। अगर बोले कि फोरामन मैग्नम की स्थिति क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ठीक नीचे। और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर कौन है? पॉन्स वैरोलाई, जिसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है ना, अंतःशोषण को कम करता अवधि को, है ना, पढ़ा ना। चलिए, फिजियोलॉजी सब जुड़ी हुई है बेटा, कोई अलग चैप्टर हम नहीं कह सकते अलग चैप्टर है आपका। हो गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, चेहरे की अस्थियों की चर्चा करेंगे। आ जाइए नंबर 2 पे हम बात करते हैं फेशियल बोन। चेहरे की अस्थियां, क्या बेटा? चेहरे की अस्थियां। अब चेहरे की अस्थियां कितनी होती है बेटा? टोटल 14, 14 होती है, यही आगे लिखने का आपको। अब मारवाड़ी वहां पे क्या, वहां पे अच्छो पढ़ी, आप बढ़िया पढ़ाई कर रहा, तो अपने मम्मी पापा जिमन करी कि नहीं करी? आप मेरे को मिठाई खिलाओगे नहीं खिलाओगे? नहीं खिलाओगे? सब बच्चे आते हैं यार, देखो यार। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पीएमटी से लव करना पड़ेगा। देन मम्मी पापा क्या करेंगे? झीमड़। क्या करेंगे? झीमड़, मारवाड़ी। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है ना खोपड़ी का, उसमें नाम दे रखे हैं। आपको एनसीईआरटी में तो इनके नाम नहीं दे रखे हैं, पर खोपड़ी के पिक्चर में तो नाम थे। क्वेश्चन ये आएगा, बताओ इसमें से कौन सी कपाल अस्थि नहीं होगी? क्या आएगा? इनमें से कौन सी कपाल अस्थि? ऑप्शंस आर, अगर जो हम बात कर सकते हैं, ठीक है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, टर्बाइनल। बस इसमें से कोई भी एक दे देगा। क्वेश्चन बनाने वाला चाहिए, सीबीएसई तो यही सोचकर बनाती है बच्चों को, क्षेत्र में ये है तो बच्चे को फंसाया जाए। जाइगोमेटिक या मेलर बॉन भी कहते हैं इसको। इनका डिटेल में नहीं कर रहा हूं, है ना बेटा? इतना सफिशिएंट है। ये लिखो अंदर, मैंने वो उस समय बता दिया था ना। लैक्रिमल नेत्रकोटर, वॉमर नाक में, पैलेटाइन तालू में, मैक्सिला ऊपरी जबड़ा, टर्बाइनल नाक में, गालों में, निचला जबड़ा नाक में। अब चाहो तो हल्का आइडिया ले लो भली। नहीं ज्यादा मैं नहीं लिखाऊंगा, जगह छोड़ी नहीं होगी मुझे पता है। नहीं, जो नाक दिख ही रहा है। एक आइडिया, लोकेशन का आइडिया रहेगा आपके बस के हिसाब है का। अगर आपको पता तो मत लिखो, जिसको नहीं पता चलता वो लिख सकता है। हिसाब मेरे को तो ध्यान है, ये मेरे को तो आता है, मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा, ये 14 अस्थियां जिसमें से सिंगल सिंगल कौन होगी? वॉमर अकेली होगी और मैंडिबल अकेली होगी। ये भी अच्छा सवाल है कि इनमें से कौन एकल अस्थि होती है चेहरे की? दो अस्थियों का जोड़ा छाटिए जो एकल होगी, बताओ। वॉमर और मैंडिबल, अच्छा सवाल बनेगा। जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, मैंडिबल, वॉमर, मैंडिबल और जो सिंगल सिंगल है, बाकी सब क्या है? डबल डबल है। लव पीएमटी जीमन, ऐसे याद हो जाएगा रे। लव पीएमटी जीमन, एल लैक्रिमल, एम वी आएगा, फिर वॉमर, कुछ भी है ना। हाँ, अभी फोटो बताइए ना।
आवाज बताऊं, ये नेजल है, इसके नीचे टर्बाइनल है और नीचे चपटी अस्थि वो अमर है। एन टीवी याद रखना, नाक में है। एन नेजल, कोई एन सी नहीं, एक ही है। टी से एक ही है, वी से एक ही है। एन टीवी कहाँ है? बस चीजें मेरे पास बहुत है। अपने पास सब तरीके हैं पढ़वाने के। आपको ऐसे याद होता है, ट्रिक से याद होता है, हर तरीके हैं जो आपको अच्छा लगे, हम उस तरीके से पढ़ाते हैं। सिंपल भी पढ़ा सकते हैं, हर चीज का बेटा चीजें होती किस तरह से यार, कॉन्सेप्ट को भी किस तरह से लॉन्ग टाइम तक आप रख सकते हो, हर चीजें होती बेटा। कॉन्सेप्ट भी क्या होता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, और कॉन्सेप्ट भी लंबे टाइम तक आपके साथ रहे, वो किस तरह से याद रखोगे आप चीजों को। कोई दिक्कत बेटा? हाँ, आगे बढ़े। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुझे मैंडिबल लगता है, उस पर क्वेश्चन लिख आएगा तो आएगा, ठीक है। लगाओ हेडिंग बेटा, यहाँ पे एक जो अच्छा क्वेश्चन लिख लेते हैं मैंडिबल के नाम। क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे मैंडिबल। मैंडिबल एकल अस्थि है बच्चों, और ये एकमात्र बेटा क्या है, कपाल की हम बात करें जितनी खोपड़ी की, एकमात्र क्या, गतिशील अस्थि। तो बेटा सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है, खोपड़ी की गतिशील अस्थि है, एकमात्र गतिशील अस्थि है जो बाकी कोई मूवमेंट नहीं करती। अच्छा सवाल आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये निचला जबड़ा बनाती है। क्या बनाती है बेटा? निचला जबड़ा बनाती है, निचले जबड़े का निर्माण करती है। तीसरी खूबसूरत चीज जो यहां मैंडिबल के नाम है, पूरे अक्षीय तंत्र में सबसे मजबूत भाई साहब, अक्षीय तंत्र की, एक्सेल सिस्टम की सबसे मजबूत, बहुत मजबूत होता है जबड़ा, सबसे मजबूत। इसलिए तो डायलॉग मारा था, जबड़ा तोड़ दूंगा। सबसे मजबूत चीज को तोड़ने का एक गुस्सा दिखाया जाता है, नहीं आया समझ में? ये वो मारवाड़ी में है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, अक्षय तंत्र की सबसे मजबूत अस्थि हम कह सकते हैं। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो जानकारी यहां पर ध्यान रखिएगा। और यही मैंडिबल किसके साथ जुड़ता है बच्चों? टेम्पोरल के साथ। मैंडिबल कपाल अस्थि क्रेनियल बोन टेम्पोरल के साथ जुड़कर, किसके साथ जुड़कर बेटा? टेम्पोरल के साथ जुड़कर जबड़ा संधि क्या बनाती है? जबड़ा संधि बनाती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? ये हमारा विशेष लक्षण माना जाता है। अगर आप, क्योंकि नीट 23 का ही सवाल था नीट के अंदर, स्तनधारियों का विशेष लक्षण का सही कर बताइए, कौन सा सही होगा? 2023 का सवाल था, स्तनधारियों का विशेष लक्षण, जिसे क्रेनियोस्टाइल लिख जो सस्पेंशन, जबड़े का नाम है पूरा, सस्पेंशन मतलब निलंबन, वही क्या कहते हैं बेटा? क्रेनियोस्टाइलिक जो सस्पेंशन कहा जाता है, क्या कहते हैं? क्रेनियोस्टाइलिक होता है। हमारी जबड़े की संधि क्या होती है? क्रेनियोस्टाइलिक। क्वेश्चन बताऊं, मनुष्य के अंदर जबड़े की संधि कहलाई ओटोस्टाइलिक, हाइलोस्टाइलिक, क्रेनियोस्टाइलिक, उपरोक्त सभी। ये सब अलग अलग जीवों में होते हैं, आपकी कोर्स में नहीं है, आप केवल क्रेनियोस्टाइलिक याद रखिए, ठीक है। वास्तव में मैंडिबल किसके साथ जुड़ी है? टेम्पोरल अस्थि के साथ। तो ये इस तरह का एक चीज बनी है। चलिए, तो ये सारा चीज खत्म करते हैं, अब सीधा चलते हैं कर्ण अस्थियों के पास और फिर हाइड के पास।
खोपड़ी की कौन सी गतिशील अस्थि? केवल मैंडिबल। अक्षि तंत्र की सबसे मजबूत अस्थि मैंडिबल। संख्या में एक के दो, संख्या में कितनी होगी? एक होगी। क्या बनाएगी? निचला जबड़ा। ठीक है, और मैंडिबल कौन सी के साथ? टेम्पोरल के साथ जुड़कर क्या बनाएगा? क्रेनियोस्टालिक जबड़े की संधि बनाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया सारा पोर्शन। ये अब उसके बाद अब टोटल बताओ कितना हो गया? 14 और 8 कितना हो गया? 22। अब कर्ण अस्थियां 6 हम बात करते हैं। तीसरी जो बात करेंगे कर्ण अस्थियां, मिस मेलियस इंकस स्टेपिस। तैयार हो? चलिए, तो लिख लिया बेटा? हो गया ना? अच्छा, तीसरा बच्चों हम बात करते हैं कर्ण अस्थियां, ईयर ऑसिकल्स। क्या बेटा? ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल को हिंदी में कहते हैं कर्ण अस्थियां। कितनी टोटल? 3 + 3 6। दो कान है ना बेटा? 3 + 3 = 6 टोटल। समझ में आया? ये 3 इधर 3 इधर। 3 कौन कौन सी बच्चों को बताएगा? M फॉर मेलियस, I फॉर, S फॉर मिस। तो भी दुखी रहता है आदमी। 6 मिस है भाई साहब, 3 मिस इधर 3 मिस इधर। ये मिस है हथौड़ी जैसी। इंकस जो बच्चों हम बात करते हैं, आप देख सकते निवही, निवही समझते हो? सुरई जैसे। सुरई देखी? सुरैया, अरे पानी वाली सुरई आती ना। अब आजकल तो बंद हो गई, मिट्टी की। क्यों मत किया करो? निवही। स्टेपिस के मगर घोड़े के रकाब। हाँ, घोड़े के रकाब के समान। स्टीरिप, स्टीरप बोलते हैं। एनविल, हैमर शेप। अंग्रेजी जो इच्छुक है बच्चे तो वो देख सकते हैं। तो ये जो इनकी आकृतियां हैं जो आपको दिखाई देती है। ठीक है बेटा? घोड़े की रकाब। घोड़े पे बैठे कभी? पैर माते देन माते बैठ करे आवड़। ऐसी तो कहीं और हमने देखी है, ये सी तो कहीं और हमने देखी है। न्यूट्रोफिल 65% वांडरिंग सेल पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, चुन चुन कर मारने वाले, है ना? तो ये बच्चों तो ध्यान है, मेलियस इंकस स्टेपिस जो है 3 अस्थियां हैं जो कान के अंदर, आप ध्यान रखिएगा। इनका अगर लिखना चाहते हो तो आर्टिकुलर, क्वाड्रेट और आयोमैंडिबुलर, ये जबड़े की अस्थियों के रूपांतरण से बनती है। मैंडिबुलर, ये सब जबड़े की अस्थियां है ना, उसके रूपांतरण से बनती है। जबड़े की अस्थि के रूपांतरण। मेलियस किसका रूपांतरण है? आर्टिकुलर का। इंकस किसका है? क्वाड्रेट का। स्टिफिस किसका है? हायोमैंडिबुलर का। ये कुछ जबड़े की अस्थियों के रूपांतरण से बनती है। रोहित शर्मा किस टीम में आता है भाई? MI। वेरी गुड, MI पूछना चाहता था। मुंबई इंडियंस हीरोज, मुंबई इंडियंस हीरोज। अब एक शब्द है मैं बाद में और पूछूंगा। MI हीरोज, MI हीरोज, H हीरोज, हिंज। मेलियस और इंकस के बीच में कैसा जॉइंट होगा? हिंज जॉइंट होता है। कब्जा संधि, याद रखना। और इंकस और स्टेपिस के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वो संधियों की वहां कान में भी ये जॉइंट होते हैं।
क्योंकि कान की अस्थियां गतिशील है। कैसी है? और हम कहते हैं कि जो नाम लिए ना जॉइंट के, वो गतिशील जॉइंट ही होते हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है बेटा? स्टेपीज होती है। सबसे छोटी हड्डी बेटा ध्यान रखना, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी अगर आ जाए, सबसे छोटी बोन, सबसे छोटी बोन कौन सी होती है शरीर की? स्टेपीज होती है। सबसे लॉन्गेस्ट फीमर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और ये सारी की सारी जो अस्थियां होती है ना, कर्ण अस्थियां, वो कैसी होती है? गतिशील है। क्या है? तो चलो मुझे बताओ, इस कपाल में कितनी अस्थियां गतिशील है? ऑप्शंस आर, कितनी होगी? मेलियस, इंकस, स्टेपिस, मैंडिबल के सभी? सभी। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट यूं तैयार होते हैं कौन के, पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी है। तो जो आइडिया है यार, ये भी ऐसा अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मेन तो फोकस पे करना है। अगर ऐसे बाउंसर आ जाए, ये आपके इसलिए लिखा है ताकि ये माइलस्टोन वगैरह में आ जाते हैं ये वाले ऐसे। बाकी मेरे हिसाब से इतना सा याद रखना है, मिस MIS सीक्वेंस भी याद रखना, पहले ये आती फिर ये आती। कान की संरचना भी सेम सिस्टम रहेगा। ये सारी सारी कैसी है बेटा? अस्थियां गतिशील है, मूवेबल है, गतिशील अस्थियां। चलो कितनी हो गई टोटल अस्थियां? अब 22 और 6 28। मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाह रहा हूं, तैयार हो? कपाल अस्थियां, चेहरे की अस्थियां मिलकर 22 अस्थियां बनाती है खोपड़ी की। क्या बात सही बोली मैंने? सही तो बोली है। टोटल कितनी है? एनसीईआरटी लाइन ही ऐसी लिखी है, 22 का एक स्टेटमेंट दे रखा है। बच्चा कंफ्यूज है, टीचर 29 लिखा था, 22 कैसे दे रखा? बेटा उसने क्या लिख बोला? कपाल अस्थियां 8 और चेहरे की अस्थियां 14 मिलकर 22 अस्थियां बनाती है। सही है, सही है। कपाल में टोटल 29 अस्थियां होती है। सही है, गलती मत करना। मैंने क्या बोला? कपाल अस्थियां 8, चेहरे की अस्थियां 14, टोटल कितनी हुई? 22। और टोटल कपाल के अंदर 29, 22 तो वो 6 28, और एक ये जीभ के नीचे हायोड लिख लें। आ जाओ, हो गया यहां तक? किसी को दिक्कत? आ जाओ, चौथा लास्ट पॉइंट, हायोइड। बेटा हायोड अस्थि जो है वो कितनी होती है बेटा? एक है। और कहां मौजूद होगी? एनसीईआरटी कहती है बक्कल केवड़े, लिखा उसने, यानी मुख गुहा के आधार पर। बक्कल केविटी। आधार पर यू आकार की संरचना कैसी है बेटा? हाँ, यू आकार। वैसे ये यू मोड़ी होती है, ये अस्थि ऐसे दे रखी है, लगता है तो सी जैसा है, पर एनसीईआरटी ने क्या बोला है? यू आकार। यू आकार है। तीसरी किसी से नहीं जुड़ती है, किसी अन्य अस्थि से नहीं जुड़ती है। हर पॉइंट में गजब का भाई साहब सवाल बनेगा, किसी अन्य अस्थि से नहीं जुड़ती। तो कौन सी अस्थि है जो यू आकार की होगी, मुख गुहा के आधार पर मिलेगी और किसी अन्य अस्थि से नहीं जुड़ती है? हायोड। क्या होगी? हायोड। ध्यान रखना, एनसीईआरटी की खूबसूरत लाइन है ये। तो अब बताइए टोटल हो गया बच्चों कितना? 29। आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम उरस्थि की बात, पसलियों की बात, बस है ना, कशरूक दंड की बात करने वाले हैं। तैयार हो? चलो एक एक करके पूरा पढ़ेंगे। अपने आप को ध्यान रखना है, कोई रटने वाली बात नहीं आएगी। जो जो अपन पोर्शन की बात करेंगे अपने आप समझता है जाएंगे इस चीज। हो गया? आ जा। यहां बच्चों हम बात करते हैं, अगला हमारा जो है स्टर्नम। क्या बेटा? स्टर्नम। स्टर्नम की जो हम बात करते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे कोई बताएगा? उरोस्थि। उरोस्थि संख्या एक ही है कि नहीं है? मुश्किल।
मिल गई मिल गई। बच्चों एक मैं डायग्राम लेकर आया ताकि आपको अच्छा क्लियर हो सके इस चीज में। ये कौन है? पसलियां हैं। क्या है? ये एक 3D डायग्राम लेके आया ताकि बच्चों को पता चले, है ना। ये पूरी जो वज्र दिख रहा है इंद्र भगवान का, ये पूरा उरोस्थी है 15 सेंटीमीटर। कितना? स्केल जितना। वास्तव में एक स्केल जितना होता है, जो हम अपनी स्केल यूज करते हैं उतनी इसकी साइज है। ये ऊपर जो चौड़ा भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, ये मेनुब्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मेनुब्रियम वो भाग होता है जहां से कॉलर बोन अटैच होगी मेरी। ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट वाले सारी चीजें। कॉलर बोन, क्लेविकल, ये देखो, ये कॉलर बोन, ब्यूटी बोन कहते हैं। तो यहां से हम बात करते हैं कॉलर बोन जुड़ेगी। कौन जुड़ेगी? कितनी कॉलर बोन है? तो एक यहां से जुड़ेगी और एक यहां से जुड़ेगी। और पहली पसली, हाँ, एक जोड़ी वाली, एक यहां से और एक यहां से, पहली पसली भी मेनुब्रियम से जुड़ती है। उसके बाद ये बीच वाला भाग जो दिख रहा है वो बॉडी कहलाता है, उसकी काय कहलाता है। यानी पहली पसली तो यहां जुड़ी, दूसरी से सातवीं। कहते हैं बच्चों 7 जोड़ी जो पसलियां हैं मेरे इस उरोस्थी से जुड़ेगी, केवल 7 जोड़ी। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 7वीं से जुड़ जाएगी और 11वीं और 12वीं फ्री रहेगी। आया समझ में? मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है, पहली वाली किससे जुड़ेगी? बाकी वाली किससे जुड़ेगी? बॉडी से। अब नीचे जो दिख रहा है जीफॉइड, ये जीफॉइड वाला पार्ट नीचे डायफ्राम से अटैच रहता है, उसकी पेशियों से। क्योंकि आपने श्वसन तंत्र में पढ़ा होगा ईआईसीएम, आईआईसीएम, और पेशियों, डायफ्राम की पेशियां रेडियल मसल्स होती है। तो जो पसलियों की पेशियां हैं, आया समझ में, और जो डायफ्राम की पेशियां हैं, तो ये जो नीचे डायफ्राम की पेशियां होती है वो जीफॉइड प्रोसेस के साथ अटैच रहती है। ये पूरा एक वक्षीय पिंजर बनता है। क्या बनता है? वक्षीय। आया समझ में? इस तरह से इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है भाई, एयर टाइट चैम्बर बनेगा, एकदम लीक नहीं हो सकती हवा यहां से। समझ में आ गया? चलिए, तो ये चीजें बनाओगे क्या? इसमें तो मेनुब्रियम है और बॉडी वाला एक छोटा सा मैं ही बना देता हूँ आपके, है ना, और जीपॉइड। 3 प्रोसेस आपको ध्यान रखने का। ठीक है, बहुत गजब की चीजें हैं। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा बच्चों? मेनुब्रियम। ये आपके कहलाता बॉडी या काय। और जो नीचे वाला बच्चों जीफॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? जीफॉइड। ये वास्तव में 3 भाग है पर अस्थि केवल एक है। इसलिए स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये वक्ष में स्थित होती है। कहाँ होती है बेटा? वक्ष में। तो यहां देखिए, इस मेनुब्रियम, बॉडी और जीफॉइड की हमने बात की। ये सब मिलकर बच्चों जो हम बात करते हैं, इसमें एक और चीज यहीं लिख लेता हूं, आपके अच्छा काम आएगा। इस मेनुब्रियम से 2 चीजें ध्यान रखना। कौन जुड़ती है बेटा? कॉलर बॉन। कौन जुड़ती है? कॉलर बॉन जुड़ती है। बहुत अच्छी चीजें आती है कि कॉलर बॉन किससे जुड़ती है, उरुस्थि के किस भाग से जुड़ती है। सबको पता उरुस्थि से जुड़ती है, पर उरुस्थि के किस भाग से जुड़ती है? मेनुब्रियम से जुड़ती है। और दूसरा यहां पर बेटा, एक जोड़ी पसली। क्या बेटा? पहली जोड़ी है, प्रथम जोड़ी पसली कहना सही रहेगा। प्रथम जोड़ी जो पसली होती है वो यहीं से जुड़ती है। छोटी छोटी बेसिक पॉइंट है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बॉडी के से 2 से 7वीं जोड़ी पसलियां यहां से जुड़ेगी। ध्यान रखना बच्चों, तो ये एक बहुत गजब की चीज है। यानी बाकी सारी जो पसलियां हैं वो इस बॉडी से जुड़ती है। उरोस्थी की अगर हम बात करें तो वास्तव में उरोस्थी एक पतली, मुझे चपटी अस्थि नजर आ रही है, जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, क्योंकि छाती में होती है। चेस्ट, वक्ष। बेटा अदर सतह में, ब्रेस्ट सतह में, देखो आगे वाली सतह को क्या कहते हैं और पीछे वाली? वेरी गुड। तो ये हम कह सकते हैं वक्ष के मध्य,
है ना, रेखा के अधर सतह में, मध्य रेखा के अधर सतह में, वक्ष के मध्य रेखा के अधर सतह में। एनसीईआरटी कहती है मिड, है ना, मिड वेंट्रल साइड ऑफ द थोरैक्स, एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम की, अधर सतह पर। कैसी है बेटा? चपटी, है ना, पतली चपटी अस्थि है। ये भी फ्लैट है, चपटी है, अधर सतह में है और वक्ष के बीच में है। कहाँ है? बीच में है। कहीं कहीं भाषा में फंसा देते हैं बच्चों को वो। उरोस्थि को ब्रेस्ट बोन कहा जाता है, जो वक्ष मध्य रेखा के पृष्ठ सतह पर एक चपटी अस्थि होती है, अधर सतह पर। क्या है? अपने आप को देखना है ना, ये मेरा वक्ष है, ये मध्य वाला पार्ट है और ये अधर वाली पार्ट है। वक्ष के मध्य रेखा के अधर सतह में चपटी है, 15 सेंटीमीटर है। डेटा तो नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, याद रख सकते हैं। स्केल जितनी है, कितनी है? स्केल जितनी, जस्ट लाइक। कितने हिस्से हैं? 3, मैनुब्रियम, बॉडी और जीफॉइड। प्रथम जोड़ी पसलियां बॉडी से जुड़ती है, मैनुब्रियम से जुड़ती है। कॉलर बोन समझ गए बेटा? यहां से कॉलर बोन और प्रथम जोड़ी पसलियां जुड़ेगी, यहां से कॉलर बोन जुड़ेगी। कहां से जुड़ेगी बेटा? कॉलर बोन यहां से निकलती है। आपके पास है तो कुछ बना भी सकते हैं यहाँ पे, बहुत प्यारा, आगे काम आएगा, आपको समझा देगा ये कॉलर बोन क्या होती है। इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। अच्छा, यूं है। अब यहाँ वही, अब ये देखिए, हम आगे पीछे जाएंगे, कहाँ से जुड़ते हैं, सब चीजें समझ में आएगी धीरे धीरे। ये पुलाव वगैरह हम देखेंगे। ये डायग्रामेटिक है, मैंने पहले ही बोल दिया, फिजियोलॉजी डायग्राम पे टिकी है पूरी। डायग्राम दिमाग में सेट है तो फिजियोलॉजी हाथों में खेलेगी। थ्योरी में ये पार्ट चलता ही नहीं, ये पूरा फिजियोलॉजी डायग्रामेटिक होता है। पिक्चर से अगर आपको दिखाया जाए तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो समझ में आती है चीजें। 3D PW 3D बना दिया, पर हमारे पास भेज ही नहीं रहे, पता नहीं क्या मतलब इनका, मतलब क्या। फिर चलें आगे। चलिए, ये खत्म हो गया। अब हम सीधी बात कर लेते हैं, पसलियों की बात कर लेते हैं, हाथों हाथ। ठीक है भाई? अच्छा, कितना बेटा? 24 लिख दूं? डायरेक्ट संख्या में पहले लिख रहा हूं, है ना, ताकि दिक्कत नहीं हो बच्चे के। 24। अभी भी मेरा फेवरेट सवाल संख्याओं पर ही टिका है 2024 के लिए। नाम आएगा, संख्या उसकी कितनी पूछी जाएगी। मैं भी पेपर सेटर होता था यही आ रहा। जब भी पढ़ते समय ध्यान रखिए यार, मैं पहले क्या पढ़ूं, मैं पहले क्या याद करूं। ये मुझे तो आना ही चाहिए कम से कम। ये टफ चीजें मैं बाद में पढ़ूं, ये कम से कम सड़ने का मुझे पहले याद होना चाहिए। मैं क्यों हायोमैंडिबुलर वगैरह पहले याद करूं, मैं देखूं संख्या सबकी कितनी, क्या क्या। ये होता है स्मार्ट पढ़ाई का तरीका। आप रेंडमली कुछ भी पढ़े जा रहे हो, जब भी पढ़ो तो पुरानी चीजें देखिए, 10 साल में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, अच्छा मुझे इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि 10 सालों में ये आया है तो अगले साल भी तो ऐसा ही आएगा, तो फिर मैं क्यों ऐसी चीजें पढ़ूं। ठीक है? अच्छा, रिब्स की बात कर रहे हैं, पसलियों की, तो एक और चित्र की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें लेबलिंग की अगर हिसाब करें तो आपको भी पता चल जाता है। अब ये मैंने पढ़ा दिया, देखो ये डायग्राम यहां दे रखा था, एनसीईआरटी ने अलग से नहीं दिया ना। अब समझ में आया? मैंने इसको पूरा डिस्क्राइब कर लिया आपके। ये कौन है? उरोस्थि, पूरा पढ़ा दिया। अब यहाँ देखिए, इस उरोस्थि की हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे साइड में पसलियां जुड़ी हुई, क्या जुड़ी हुई है? और अब यहाँ पे पसलियों की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देख सकते हैं 7 जोड़ी जो है सीधी यहाँ से अटैच है कि नहीं है? अब देखिए बेटा, 8वीं 9वीं और 10वीं जो है वो 7वीं से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? तो जो 1 से 7 तक होती है बच्चों, उसे कहते हैं वास्तविक पसलियां। क्या कहते हैं? सत्य पसलियां। आया? 8वीं 9वीं 10वीं जो 7वीं से जुड़ेगी तो आभासी, और 11वीं 12वीं जो होती है वो देखो दिख ही नहीं दे रही, यहां से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है, किडनी को ढकती है। इसे कहते हैं पलवनकारी, फ्री फ्लोटिंग, मुक्त पलवनकारी। कोई दिक्कत? ये हर साल क्वेश्चन आता है, उसको तरह से बनाते हैं। 1 से 7 जोड़ी सत्य, 8वीं 9वीं 10वीं आवासी, 11वीं 12वीं मुक्त वाली, बस। आया? और अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा,
ये बच्चों उरोस्थी है। ये जो 7 जोड़ी है वो सीधे नहीं जुड़ेगी, उपास्थि से जुड़ेगी, और वो उपास्थि का नाम याद रखेंगे हाइलिन। क्या याद रखोगे? हाइलिन। शायद पढ़ाया था एनिमल टिश्यू में, पढ़ा दिया था ना, बस यहां काम आएगा आपको। यानी 7 जोड़ी पसलियां उरोस्थी से हाइलिन उपास्थि के द्वारा जुड़ी होगी। किससे? 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं से हाइलिन से जुड़ी होगी। आया समझ में? तो ये बेसिक बेसिक याद रखना। यानी कौन सी उपास्थि पसलियों को यहां जोड़ने में मददगार होगी? बोलो। येलो इलास्टिक, व्हाइट फाइब्रस, हाइलिन या कैल्सीफाइड? हाइलिन। आ गया? चलो, ये कोई डायग्राम मुझे नहीं लगता बनाना है, आपको पड़े, है ना? जस्ट आइडिया आपको दे रहा है, तो सब बच्चे को ही पता है इसमें। ये कुछ नया कुछ क्या हो सकता अभी देखना है ना। बेटा ये देखिए, छोटी सी चीज मुझे लग रही है, बताओ दिमाग लगा के इससे जुड़ी है उरोस्थी। क्या है? पक्का? अब ये जो हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये मुझे 7 जो लग रही है बेटा, आप सोच के बताओ। सत्य। और ये बेटा 8 9 10, बताइए। वेरी गुड। और ये मुझे बताओ 11 और 12 मुक्त प्लावी। देखो डायग्राम अब समझ में आया? बेटर है? बनाओ ये यार, उतना कहाँ टिप बनाएंगे, तो समझा रहा आपको बढ़िया मस्त तरीके से। और ये अरेंजमेंट ये ईआईसीएम है। ऐसे होती है ईआईसीएम जो बाहर की तरफ जुड़ती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बाह्य अंतरा पर शुक पेशियां, तो सामान्य संवातन में काम करती है, और आईआईसीएम बलपूर्वक संवातन में काम करती है। ठीक है? यहाँ का वाइटन चाहिए रही, 2 स्केल चाहिए इसमें, लेकिन वो कब बढ़ाएंगा बच्चा? और डायग्राम टिपोटे टिपोटे क्या बड़े बड़े बनाया कर रखे, टिपोटे टिपोटे डायग्राम कंजूसी करते रहता हूँ यार। तत्तीय आवासीय मुक्त प्लावी पसलियां, कार्ड बनाएंगे, पीछे बना लेते हैं। ये कशेरुक दंड से जुड़ता है बच्चों, पाइसिफेलिक कहते हैं, 2 मुख होते हैं, है ना? ये यहाँ से जुड़ते हैं, कशेरुकाओं से जुड़ते हैं। और ये जो हिस्सा होता है बच्चों, ये अपनी उरोस्थि से जुड़ता है। वास्तव में पसली भी जो हम कह सकते हैं चपटी संरचना है, फ्लैट बोन्स है। एनसीईआरटी कहती है इट इज ए फ्लैट बोन, इसके 2 सिरे होते हैं, 2 मुख होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी क्या कहती है? इसे बाइसिफेलिक। और ये दोनों जो सिरे, इसे ट्यूबरकुल और इसे हेड कहते हैं। अब इतना डीप में है नहीं, अभी पढ़ा नहीं आपने।
ये कशेरुका के ट्रांसवर्स प्रोसेस जो पार्श्व भागों में होते हैं उससे जुड़ते हैं, और दूसरा कशेरुकाओं से फिट होता है। दो मुख होते हैं, इसे बाइसिफेली कहते हैं। पसली को बाइसिफेली कहा जाता है। ये सही है। उसके दो सिरे होते हैं जो उरोस्थि से जुड़ते हैं। पसली के दो सिरे होते हैं, सिफेली कहते हैं, जो उरोस्थि से जुड़ते हैं। गलत है ना? किससे जुड़ते हैं? ये भी गजब का क्वेश्चन है। यानी दो मुख वाला सिरा कहां से जुड़ेगा? कशेरुकाओं से। और एक वाला सिरा उरोस्थि। छोटी छोटी बेसिक चीजें भाई, गजब का कमाल है इस चैप्टर में। चित्रों का खेल है, चित्र दिमाग में है तो चैप्टर आपके हाथों में। कल बारिश जबरदस्त थी है ना? घर से मत निकलना है। सिटी में तो लोग बह रहे हैं, वहां पे गाड़ियां वाड़ियां सब। 5 लोग बह गए बेचारे जोधपुर। जो जाना ही मत कहीं, कायला नाला देखना हो, इंतजाम देखना हाल है। मौसम अभी खराब है, 10 दिनों तक ऐसे ही रहेगा बेटा, है ना? शाम के टाइम जल्दी घर जाए ना, है ना? घूमने उड़ने बारी में जाना, बारी पड़ जाएगा। रास्ते हो गया के सब खुले हैं अभी, सब टूटी हुई सड़कें हैं वगैरह है, खड्डे हैं ना, बहुत बेकार चीजें हैं। गाड़ी वाड़ी बाइक वगैरह घर पे टाइम पे चले जाना। बढ़िया टाइम है तुम्हारा, पता है कितने बजे तक हो जाएगी क्लास तुम्हारे? हाँ फिर फायदा ही है। काम वाला एक बेचारा बेस्ट तो। और नीट का पेपर ही दोपहर को होता है, तो हैबिचुअल हो जाओ तो बैठने के, है ना? नहीं तो दोपहर को नींद आने लगती है उनके, तो तुम्हारे हैबिचुअल हो जाते हो। हाँ 2 बजे शाम को सोते हो? हो गया? जल्दी करो बेटा, जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखो देखो, हाथों हाथ सुन ही लो। आया? ये ऐसे जुड़ती है, यहाँ पे ऐसे सॉकेट होते हैं। असली होती है ना दो मुख वाली, वो ऐसे जुड़ती है, फिट होती है बेटा इनके अंदर, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो सॉकेट है मेरे पीछे, दो कशिकाओं के बीच में डिस्क होती है, उनमें गैप होता है थोड़ा सा, और ये पसलियां जो है इस तरह से दो मुंह वाली ऐसे जुड़ती है, ठीक है ना? यहाँ से फिट होती है, और एक आगे वाला उरोस्थि से जुड़ता है एक हिस्सा। आया कि नहीं आया? ये इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा। फिलहाल हम बात करते हैं, वापस यही डायग्राम में चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत बेटा किसी को? तो अपने पूरा एक चार्ट वापस बना रहे हैं जो नीट 2024 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, कितने प्रकार है? 3 प्रकार। बोलो बेटा, पहला है ट्रू रिप्स, वर्टिब्रोस्टर्नम, इंग्लिश में भी याद रखना वर्टिब्रोस्टर्नम, यानी इसे कहते हैं सत्य पसलियां। आ गया? दूसरा बच्चों हम बात करें एनसीईआरटी, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, कॉन्ड्रल का मतलब बता सकता है? उपास्थि होता है ना, ये आवासी वाले। आवासी पसलियां। और लास्ट बेटा फ्री फ्लोटिंग, मुक्त प्लावी। चलो बताओ किस किस से जुड़ा होगा बेटा? पसलियां दिख रही हैं आपके यहाँ के वक्ष वाले के स्थान पे योग की बात करते हैं। कितनी होगी बेटा ये? 1 से 7 जोड़ी। किस द्वारा जुड़ी होगी बेटा? आइलीन उपास्थि द्वारा उरोस्थि से जुड़ी। चलिए बताओ, आवासी बेटा बताओ कौन सी होगी? 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी है बेटा, है ना?
ध्यान रखना है, यहाँ भी गड़बड़ करते थे कभी कभी, पेपर सेटर फंसा देते हैं आपको। फसलियों की संख्या 12 होती है, 12 जोड़ी होती है। ग्यारहवीं व 12वीं। अभी किसी में 13वीं जोड़ी भी होती है, पता है आपको, उसे गोरिल्ला रिब्स कहते हैं, बहुत कम लोगों में होता है, रेयर होता है। गोरिल्ला रिब्स कहते हैं, क्या कहते हैं? गोरिल्ला रिब्स, 13वां, उसे गोरिल्ला, रेयर होती है, दुर्लभ, वेनी वेनी रेयर है, कभी कभी हो जाता है। किसी से नहीं जुड़ती। हाइलिन उपास्थि की भूमिका यहाँ पे सबसे मजबूत है। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आया था नीट में, इजी है मेरे हिसाब से, हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, पूछ लो। ये जो कशेरुकाओं से जुड़ेगी, कहां से जुड़ेगी? वो कशेरुकाएं कौन सी होगी? ग्रीवा के वक्ष्य, वक्ष्य होगी। देखो क्या बना रही है, वक्ष्य पिंजर, ना कि ग्रीवा पिंजर। ये भी दिमागी सवाल है। यानी जो पसलियां निकल रही है वो किस भाग से निकल रही है, ग्रीवा से के वक्ष्य? ये गजब का सवाल है, ध्यान रखना। यहाँ पे भूमिका ऊपर लिखूंगा, ये बच्चे कई बार गलतियां, वक्ष्य कशेरुका। अब नहीं बोलोगे, वक्ष्य कशेरुका। एक लाइन और लिख दूं तो सही रहेगा, स्टेटमेंट लिखना, मस्त स्टेटमेंट है, ज्यादा स्टेटमेंट है। एक 15 सेकेंड दोगे, 15 सेकेंड अपने आप को देखना है, ठीक है। पसलियां, पसलियां अदर सतह की तरफ, पसलियां अदर सतह की तरफ उरोस्थी से पृष्ठ सतह की तरफ ग्रीवा कशेरुकाओं से जुड़ती है। इधर वक्ष्य कशेरुकाओं से जुड़ती है, या घुमाया जाएगा, पसलियां पृष्ठ सतह में उरोस्थी से और अदर सतह में वक्ष्य कशेरुकाओं से जुड़ती है। गलत, ये बात क्या है, अदर, ये क्या है? तो अदर सतह उरोस्थी, पृष्ठ सतह कशेरुका, और कौन सी? ये मैं लिखाऊंगा लाइन, ये मेरी फेवरेट लाइन है, कहां फंसाया जा सकता है बच्चे को। ये हो गया, लिखो। एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा एक्सपांड करके चलेंगे। और कैसे क्वेश्चन डिजाइन, सीबीएसई बहुत प्यारा बनाएगा, पेपर बनाएगा तो दिमागी सवाल बनाएंगे ऐसे, एनसीईआरटी पर घुमाएगा वो। लिखो, हो गया? क्या लिख रहे हो अभी तक? जल्दी कर लो यार, लिखो बेटा। इसके अंदर, इसमें पसलियां अदर सतह में उरोस्थी से, 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 और पृष्ठ सतह में, और पृष्ठ सतह में, और पृष्ठ सतह में वक्ष्य कशेरुकाओं से जुड़ती है, और पृष्ठ सतह में वक्ष्य कशेरुकाओं से जुड़ती है। आया? अब एक और बताऊं बात, बाइसिफेलिक यानी द्विमुख वाला सिरा अधर सतह की तरफ के पृष्ठ सतह की तरफ कशेरुकाओं से जुड़ेगा। वो तो डायग्राम में आ गया था, कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, ये पसलियों को भी यहीं खत्म करते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा हिस्सा है बेटा, अब है यहाँ, बोलो, कशेरुक दंड। चलो, ये जो एनसीईआरटी का पिक्चर है इसको अपन देख लेते हैं। कशेरुक दंड की बात करते हैं, एनसीईआरटी का पिक्चर है तो इसमें जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, देखिए सर्वाइकल वर्टिब्रा रेड लेते हैं, ये है ग्रीवा कशेरुका। क्या है बेटा? ग्रीवा कशेरुका की संख्या कितनी होती है? स्तनधारियों का विशेष लक्षण है, यही क्वेश्चन था नीट 23 में, स्तनधारियों के विशेष लक्षणों में से था 7 ग्रीवा कशेरुका, कॉर्पस कैलोसम,
शरीर पर रोम, स्तन ग्रंथियां, ये स्तनधारियों का क्या है, विशेष लक्षण है। अब ये ग्रीवा कशेरुकाओं की बात करते हैं, उसके ठीक नीचे वक्ष कशेरुकाएं, कितनी संख्या में, 12। कितनी होगी बेटा? उसके बाद हम बात करते हैं लंबर कटी, हिंदी में कितनी होती है, 5। पेट की तरफ है पर पीछे ऐसा, लंबर मतलब कटी होता है, कटी का मतलब संस्कृत में पेट। फिर बेटा हम बात करते हैं, लिखो, एक लिखा इंटरवर्टिब्रल डिस्क। बेटा इंट्रा नहीं है, इंटर है, दो के बीच में। ये के कशेरुकाएं हैं ऐसी, इन दो कशेरुकाओं के बीच में क्या होता है, व्हाइट फाइब्रस उपास्थि होती है। उपास्थि, ये वाली उपास्थि है, देखो ये उपास्थि भरी होती है, इस वजह से यहां कहते हैं कार्टिलेजिनस उपास्थि जॉइंट होते हैं, जो अस्थि को मुक्त गति नहीं देते हैं, हल्की गति देते हैं। आप देखिए, आप झुक सकते हैं। बुढ़ापे के अंदर हम बात करते हैं, ये जो है थोड़ा सा और टाइट होने लगता है जॉइंट, उस वजह से थोड़ा झुकाव मुश्किल होता है। आया, बच्चे में बड़ा फ्लेक्सिबल है ये, आया, क्योंकि व्हाइट फाइब्रस है, व्हाइट फाइब्रस है, समय के साथ ये कठोर होते जाते हैं। उसके बाद देखिए इसमें सैक्रम त्रिक, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, वास्तव में कितने होते हैं बेटा, ये कितने होने की संख्या, 5। 5 से कितना हो जाएगा, 1। और दूसरा यहां बात करते हैं, ये भी कितना हो जाता है लास्ट में, कॉकिक्स भी 1। ये आपस में जुड़कर कितने हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। दिख नहीं रहा है, अरे मैं बना दूंगा, लिख दूंगा, ये 1 और ये 1। बताओ टोटल गिरो, 7 और कितना होगा, 12 और 7 19 और 5 24, 25 और भ्रूण अवस्था में 33 होते हैं। भ्रूण अवस्था में कितने होंगे, बस, ठीक है। इसलिए वो एक चार्ट बनाने इसका कोई है मतलब है नहीं, कोई दिक्कत, आ जाओ, लिखे डायग्राम कहाँ से लें इसको, यहाँ से, इसकी बैक साइड बना लेते हैं। कशेरुकदंड, अंग्रेजी में बेटा वर्टिबल कॉलम। कितना बेटा, 26 है। बोलो बेटा इसके अंदर जो, फटाफट एक एक करके मुझे बताओ। सर्वाइकल, सर्वाइकल कितना बेटा, क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्रीवा। फिर दूसरा बताओ, थोरेक्सिक, वक्षीय। के बाद बताओ क्या आएगा बेटा, लंबर, कटी। फिर क्या आएगा, सैक्रम। ऐसे ही आएगा नीट में सवाल, तो ये मैच द कॉलम आएगा, ऐसे ही आया हुआ है, फिर ऐसे ही आएगा, ज्यादा एनसीआर ने एक्सप्लेन नहीं किया ना। क्या बोलते हैं इसे, त्रिक। और फिर दूसरा आएगा बेटा कॉकिक्स, क्योंकि क्रम का सवाल आ सकता है, आगे पीछे नहीं होंगे, और संख्या आ सकती है। अनुत्रिक, पूंछ कशेरुका भी बोलते हैं इसे, पूंछ कशेरुका। कितना हो गया बेटा टोटल, 26। ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर कितने हो जाते हैं, गिनो तो, 19 और 5 24, 24 और 5 29 और 4 33। ये भ्रूण अवस्था में होते हैं। बस ये सिंपल सा आएगा, संख्या वाला सवाल आएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाइकल पे थोड़ा चर्चा करेंगे अपन, एटलस और एक्सिस की थोड़ी बातें करेंगे, किसे यस बॉर्न किसे नो बॉर्न कहते हैं।
नहीं, अपने भी तो होते हैं। हम संख्या भ्रूण अवस्था, छोटे बच्चे में क्या है, भ्रूण अवस्था में। हाँ, बच्चा पैदा होने के बाद तो एक एक जुड़ जाता है, 26 ही होगी उसके। ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज में ज्यादा होता है। लाइन है, एनिमल टिश्यू की शरीर में कई उपास्थियां जो होती है जन्म के बाद संयुक्त होकर अस्थियों में बदल जाती है। सही बात है, एनिमल टिश्यू की लाइन है अस्थि उपास्थि के अंदर। तो बच्चों आ गया ग्रीवा की संख्या 7। ये स्तनधारियों का विशेष लक्षण है, किसको छोड़कर, स्लॉथ को छोड़कर, सी काउ को छोड़कर 6 से 9 संख्या हो सकती है, बाकी 7 रहता है। फिर अपन एटलस और एक्सिस की बात करेंगे। जो पहली ग्रीवा है ना उसे क्या कहते हैं, एटलस, और उसी को कहते हैं, वो तो सिर को यूं हिलाती, यस बॉर्न, एक्सिस को नो बॉर्न। क्यों कहते हैं वो भी सारा देखेंगे सिस्टम। क्या हुआ, टाइम हो गया क्या? भाई आया, समझ में आया ना? डायग्राम से क्या थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसमें लिखा है। ये आगे देखेंगे अपन, है ना, ये कशिकाओं को पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत कुछ है चीजें। अभी ये फोटो से अच्छा क्लियर होगा सारा पोर्शन, डायग्रामेटिक व्यू से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।